अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। आज के इस वीलॉग में अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूंगा। वीलॉग के पहले हिस्से में सरकार की जानिब से रचाई गई एक साजिश को बेनकाब करूंगा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। वीलॉग के दूसरे हिस्से में एक जर्नैली नजूमन है सामिया नाम की, उन्हें क्यों टेलीविज़न के ऊपर छोड़ा गया है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर, उनसे कौन सा बयानिया दिलवाया जा रहा है, इमरान खान की सेहत के हवाले से ख़तरनाक पेशन गोइयाँ और आने वाले नए सेटअप के हवाले से लोगों का जहन तैयार करना, उनका मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा इस वीलॉग में। आपने आखिर तक देखना है ये खातून आई कहाँ से, ये कहती क्या है, इसके पीछे के मकासद क्या होते हैं, इनका एक पूरा पैटर्न है। मुख्तसर सा उनके ऊपर मैं बात करूंगा आपको ताकि समझ आए कि इसके पीछे मकासद क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद हुसैन नामी एक तहरीक इंसाफ के कारकुन के हवाले से, जिन्हें रावलपिंडी के अंदर गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। सरकार का, झूठी सरकार का, खुदा के नामों के नीचे खड़े होकर के झूठे हल्फ उठाने वालों का ये दावा है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन था, जीएचक्यू के ऊपर हमला करना चाहता था। लेकिन पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि एक तमंचा लेकर के वजीरिस्तान से वो चला जीएचक्यू में आकर के, कौन सा वो हमला करना चाहता था। तहकीक के मुताबिक अभी सोशल मीडिया देखने पर उनके गाँव से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के पैगाम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि ये मोहम्मद हुसैन नामी शख्स जो था ये ज़हनी तौर पर माजूर था, यानी कि ज़िले शाह जैसा एक किरदार जिनका जहन उनकी उम्र से कम काम करता है। यानी कि 20 साल अगर इनकी उम्र थी तो इनका जहन जो था वो 10-12 साल के बच्चे जैसा था। आप मुआशरे, सोसाइटी, ख़ानदान के अंदर अक्सर देखते हैं ऐसे लोगों को। ये ज़िले शाह की ही तरह का एक फ़र्द था जिसने अपने घर के अपने कमरों में इमरान खान की तस्वीर लगाई होती थी। ये इमरान खान की तस्वीर के साथ वीडियोस बनाता था और ये इमरान खान के प्रोटेस्ट के अंदर, तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के अंदर गुलेल लेकर के आता था और वही बच्चों की तरह गुलेल में पत्थर डाल करके ये फेंका करता था। उस तरह की वीडियोस इनकी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अब क्या इस बात में सच्चाई है कि वो वजीरिस्तान से, खैबर से वो चला और यहाँ आ करके जीएचक्यू पे हमला करना चाहता था, उसके पास कोई प्लान था या उसके पीछे कोई लोग थे, इसके ऊपर तो हम बात करते हैं। लेकिन जो सबूत, जो एविडेंस इस वक्त हुकूमत की तरफ से, पुलिस की जानिब से दिए जा रहे हैं, उसमें सड़क के किनारे एक पिस्तौल पड़ा हुआ है शापर में, साथ में गोलियां हैं। वो गोलियां उस पिस्तौल की हैं ही नहीं, वो बंदूक की गोलियां हैं। उसमें कितने होल वो चला चुका है, कितने नहीं चले, 7 अगर मैगजीन के अंदर 6 आते हैं तो उसमें 13 पड़े हुए हैं। और तहरीक इंसाफ का एक झंडा शापर के अंदर रखा हुआ है जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन का ये कहना है कि उस हसास इलाके के अंदर ये मासूम सा आदमी चला गया जिसने तहरीक इंसाफ का मफलर गले में डाला हुआ था। तो तहरीक इंसाफ का मफलर तो इस वक्त जुर्म है, गद्दारी है, तो उसे गोली मार दी गई। ये सोशल मीडिया सार्फिन की एक राय है। बड़ा तबका पाकिस्तान में ऐसा समझता है। जबकि दूसरा एक तबका जो समझ रहा है इस वक्त, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत की कस्टडी में है। जियो फ्रांसिक मोबाइल का जो डाटा होता है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन सरकारी इदारों ने करनी है। मैं और आप तो यहाँ बैठ करके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। उसका अकाउंट देख करके, उनका मोबाइल, वो सारी उनकी फैमिली, सब कुछ पुलिस के पास है। तो वो वाली रिपोर्टें तो बाद में आएंगी। लेकिन अभी जो अवामी तौर पर राय बन रही है वो क्या है? एक तो ये है कि उसके गले में मफलर था और उसको मार दिया गया। रही बात पिस्तौल की, तो अब पिस्तौल किसका है, किसका नहीं है, इनके लिए क्या मुश्किल है? कोई बगल रख के पिस्तौल साथ में उसका लगा देंगे, तस्वीर चढ़ा देंगे। और अगर उसके पास था भी पिस्तौल तो वजीरिस्तान के इलाके, बाड़ा के इलाके, खैबर के इलाके, इन इलाकों में पिस्तौल रखना एक कॉमन प्रैक्टिस है। हर शख्स के पास पिस्तौल होता है। लेकिन पहली राय तो ये है। दूसरी राय जो सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से बनाई जा रही है, अब ज़ाहिर है लोग अकल रखते हैं, लोगों के पास दिमाग है, वो किसी भी मामले के ऊपर अपना एक जहन बनाते हैं ना, उसकी वो जो सामने चीज़ें आ रही होती हैं। अव्वल तो इस हुकूमत के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। ये 17 सीटों के साथ आए, कहते हैं हमने 250 जीती हैं। इन्होंने खुदा के नामों के नीचे झूठे हल्फ उठाए हुए हैं। इन्होंने कश्मीर में 6 बंदा जहाँ पे वोट देने नहीं गया पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ से 36,000 वोट निकाल लिए। गिलगित बल्तिस्तान में आपके सामने ये तो झूठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं करता। तो दूसरी राय ये बनाई जाती है कि ये मासूम सा जो एक तहरीक इंसाफ का कारकुन था, इमरान खान का दीवाना था, इसे ट्रैप किया गया है और बाकायदा तौर पे वहाँ पर बुलाया गया है और फिर ये सारी साजिश रचाई गई है। ये सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद सारिफीन की मैं आपके सामने राय रख रहा हूँ और इसी के साथ मैं भी इन दोनों राय के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं हुकूमत के साथ इत्तेफाक नहीं करता। आगे चल के बताता हूँ उसकी तफसील भी, क्योंकि इसके बीच में मामला ये है कि जैसे ही ये हादसा हुआ, इस हादसे के फ़ौरन बाद व्हाट्सएप पे पुलिस की जानिब से ग्रुप्स के अंदर ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। मैं एडिटर से कहूँगा कि ब्लर करके चलाए, कि वो आपको मैं उसमें दिखा नहीं सकता। जो इनकी पॉलिसी होती है सेंसिटिव कंटेंट की, उसमें वो ब्लर हो जाती हैं। बहरहाल हुकूमत जो है वो इस वक्त इनको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रही है। उसके मकासद क्या हैं उस पर बात करते हैं। लेकिन हुकूमत ने फौरी तौर पर जारी कर दिया इस इंसिडेंट के कुछ ही वक्त बाद, तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद, उसकी तमाम टिकटॉक की वीडियोस जो इमरान खान के धरनों या जलसों के हवाले से थी, जिसमें वो गुलेल पकड़ के पत्थर फेंक रहा है, या जो तस्वीर उनकी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ हैं, इतनी जल्दी ये डाटा कैसे अवेलेबल हुआ हुकूमत को? क्या ये पहले से प्री प्लान था? उसको पहले से जानते थे ये सब? अगर ये सब कुछ हुआ है
1 घंटे के अंदर, तो आप सीसीटीवी फुटेज भी निकाल करके जारी कर दें, दिखा दें लोगों को उसने गोली चलाई है, यहाँ पे आके इतने एहलकार जख्मी हो गए। फिर जिन एहलकारों के जख्मी होने की इतलात हैं उसके बारे में कोई एविडेंस, कोई वीडियो, कोई कुछ भी नहीं दिखा रहा। क्या है भाई, उसने गोली अगर चलाई है तो किसको लगी है, कहाँ लगी है, किसी रेड़ी में लगी होगी, दीवार के अंदर लगी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। लेकिन 2 वफाकी वजीर आकर के इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। इसके पीछे के मकासद बड़े ही वाजे हैं, कोई अबहाम नहीं है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर इनका प्रेशर हो सकता है कि भाई ये इरादे से आया था और आपके साथ 4 महीने 6 महीने पहले ये राब्ते में था, साल 2 साल पहले राब्ते में था, नाअहल किया जा सकता है, वो चीज़ें चल रही हैं। दूसरा प्रेशर तहरीक इंसाफ की जो कॉल है 27 सितंबर की, उसमें जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है उससे पहले माहौल ऐसा बनाया जाए कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुतशद्दिद हैं, पिस्तौल और असला लेकर के आते हैं, हमलावर होते हैं, लिहाजा रियासत के पास ये हक है कि उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएं। तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर प्रेशर बनाना, उन्हें डराना, जिसका एक नतीजा खातर ख्वाह कली सामने आ गया कि बैरिस्टर गौहर जैसे एक नरम किस्म के चेयरमैन ने फ़ौरन खड़ा होकर के, सफ़ में खड़े होकर के बयान जारी कर दिया, हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, तहरीक इंसाफ का तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं आज रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्स के साथ पेश आने वाले वाक़या की शदीद मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत दहशतगर्दी इंतशार पे आप यकीन नहीं रखती। हम दहशतगर्दी की हर फार्म में शदीद मजम्मत करते हैं। भाई पहले देख तो लो मामला है क्या, इंतज़ार तो कर लो, तुम्हें कौन सा खौफ लगा हुआ है यार, तुम्हें नहीं पकड़ रहे, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? 2 मिनट देखो, वेट करो, इंतजार करो, 2-4 घंटे सब्र करो, सहाफ़ी जाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर खबर आएगी, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? इंतजार करो ताकि तुम्हें पता चले फॉल्स फ्लैग है, ताकि तुम्हें पता चले प्लांटेड है, ताकि तुम्हें पता चले रास्ते से जाता हुआ गन्ने का जूस पीता हुआ बंदा मार दिया। इंतजार तो करो ना भाई। लेकिन उसने फौरन ही खौफ की हालत में आकर के बयान जारी कर दिया। पर एक तो मकसद इसका ये भी नजर आता है। दूसरी जानब तलाल चौधरी साहब आज कह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कह रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ साथ ये लोग भी शामिल हैं, इन्होंने लोगों का दिमाग खराब किया है, लोगों का जहन खराब किया है। यही वो तरबियत है जिसकी वजह से कल का वाकया हुआ है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान में पीटीआई की पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसमें वो यूट्यूबर्स, वो ओपिनियन मेकर्स भी शामिल हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं। अव्वल तो इस बात पे कोई पाकिस्तानी बिलीव ही नहीं करता कि वो जीएचक्यू पे हमला करने आया था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यहाँ पर, उन्हें इस डर से कि कोई तुम्हारे घर में घुस जाएगा, सच कहना छोड़ देना चाहिए। मुझे ये बताओ कि मैं लोगों को ये ना बताऊं कि तलाल चौधरी नाजायज़ तरीके से बैठा हुआ है इस वक्त हुकूमत में। तलाल चौधरी इलेक्शन नहीं जीता, वो हारी हुई जमात के साथ है, उसकी जमात की 17 नशिस्तें हैं। मैं इस खौफ से ये बताना छोड़ दूं लोगों को कि तुम्हारे घर ना घुस जाएं। लोग तो सच बताते हैं, लोग तो हक की बात करते हैं आकर के। और यहाँ पर इदारे को एक चीज़ सोचनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इदारे को ये देखना है कि किस तरह तलाल चौधरी जैसे, ये अता तारड़ जैसे और नून लीग जैसे लोग इदारे को बदनाम करते हैं अपनी साजिशें रचा करके। ये एक नैरेटिव बनाना पूरी दुनिया के अंदर कि कोई भी शख्स आकर के जीएचक्यू पे हमला कर सकता है पिस्तौल लेकर के। इसकी मुकम्मल आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इसके अंदर एक साजिश मुलव्विस है जो कि हुकूमत और इनके साथ मिले हुए चंद जर्नैलों की है, तो उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए इस हवाले से कि यार तुम अपने ज़ाती मफाद के लिए किस तरह से एक इदारे को इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर लाजमी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मुजरिमान को कटहरे में ला करके खड़ा करना चाहिए। बर हम बात करते हैं जर्नेली नजूमी के हवाले से। सामिया इनका नाम है। इन्होंने आजकल इंकशाफात करना शुरू कर दिए कि इमरान खान की सेहत ठीक अब नहीं रहेगी, डील के तहत ही वो बाहर आ सकते हैं। उनकी अल्लाह ना करे मेंटल हेल्थ जो है, यानी ब्रेन डिवाइस जो है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, ठीक है, जैसे आपने उनकी जिस बीमारी का नाम लिया। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ आसमा जी कि अगर रिहाई मुमकिन है तो वो डील के नतीजे में ही मुमकिन है। कोई इनकलाब, कोई रेवोल्यूशन, कोई धरने की कॉल वो नहीं कर सकेगी। खान साहब बाहर कब आएंगे या अभी लेट है मामला? अगले साल के पहले 6 महीनों में जो भी होना है वो डील के नतीजे में होना है। ना कोई तहरीक रेवोल्यूशन लेके आएगी, ना ये धरनों से कुछ ऐसा मामला बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होना। तो मेरा ख्याल अब नजर सानी इनको कर लेनी चाहिए। फिर मैं कहूँ खान साहब पावर में आ जाएंगे, ये मुझे तो नजर नहीं है। पार्लिमानी निजाम इस मुल्क में नहीं चलेगा। सियासतदानों को चाहिए तर्ज सियासत बदल दे। आने वाले सिस्टम का नाम सदारती है, कौमी है, टेक्नोक्रेट्स है। पार्लिमानी मुझे नहीं बिल्कुल भी समझ और नजर आता। और इसको सितारे ने यह भी बताया वजीर आजम की कुर्सी नहीं होगी बल्कि फील्ड मार्शल की कुर्सी। ये वाली बात नहीं बताई। मतलब सितारा इतनी बात अगर बता देता है कि कुर्सी वजीर आज़म, सरबराह ही बताता होगा, बाकी नजूमियों को तो यही बताता है कि सरबराह मिल्लत, बादशाह मिल्लत, तुम्हें ये भी बताता है कि वजीर आज़म की या सदर की किस फॉर्म के अंदर होती है ना। ये बड़ा फनी है यार, यकीन करो।
सितारे ने फील्ड या एफ टाइप का कोई लफ्ज़ नहीं बोला तो कि उसकी कुर्सी होगी, और नए सेटअप की ना, नया निज़ाम आएगा। आसिम मुनीर साहब के जो सितारे हैं वो ताकत में हैं। जमहूरियत नाकाम हो चुकी है, जमहूरियत ने हमें कुछ नहीं दिया, ये बात भी इनको ज़ुहल ने बताई है, मरीख ने इनको ये बात बताई है। लिहाजा ये कैसे करती हैं काम, इनका पैटर्न क्या है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ इस वीलॉग के अंदर। ये मोहतरमा जो हैं ये आज से नहीं बल्कि पिछली एक दहाई से टेलीविज़न के ऊपर प्रेडिक्शंस कर रही हैं, और सिर्फ वही प्रेडिक्शंस करती हैं जो इनको जर्नैली बारकों से दी जाती है। वहाँ पर इनका आना जाना है। ये आसमान वाले सितारे नहीं देखती, ये वाले सितारे देखती आसमान वाले तो इसको पता ही नहीं है मुश्तरी कहाँ है, इसको नहीं दिखता, ये वाले सितारे देखती है और आकर के यूट्यूब पे लोगों को बताती है, टेलीविज़न के ऊपर इनको मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भेजा जाता है। अब इनकी प्रेडिक्शन जो है वो कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, इसका तो पूरा एक मतलब है कि नावल लिखा जा सकता है, इसके ऊपर पूरी एक किताब छापी जा सकती है। मैं 15 मिनट की रिसर्च आपके सामने रखूंगा कि 15 मिनट में ये मोहतरमा किस किस तरह के झूठ बोल रही हैं। मैं 15 मिनट की तहकीक आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने 1 जनवरी 2013 को पाकिस्तान टुडे को इंटरव्यू दिया था, आज भी लिंक पे आप जाकर के देख सकते हैं, वो इंटरव्यू वहां पर मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा था कि 26 जून 2013 के बाद पाकिस्तान में महाशी इस्तेहकाम आ जाएगा, अमन आ जाएगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। ये लिखती हैं, अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2013 विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रिस्टोरेशन ऑफ पीस। ये जनाब सामिया साहिबा, इनका वहाँ पे इंटरव्यू अभी भी मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस पेशन गोई जिसमें ये कह रही हैं कि 26 जून के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम, तरक्की की राह पे गामजन और दहशतगर्दी का खात्मा। 26 जून से 4 दिन बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके होते हैं, जिसमें एक ही दिन के अंदर कोयटा, पेशावर और शुमाली वजीरिस्तान में धमाकों के नतीजे में 52 अफराद मारे जाते हैं और 119 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। इनका ज़ुहल नेपच्यून के अंदर जाके घुस जाता है 4 दिन बाद। ये इनकी पेशन गोई थी। मैंने आपको तारीख बताई, इन्होंने कहा कि 26 जून के बाद पाकिस्तान फल लग जाएंगे। मियाँ आने वाले थे ना, हैं जी, मियाँ के बाद। अब जनाब उसके 4 दिन बाद ये हादसा हो जाता है। उसके बाद आप देखिए, अभी यही नहीं और देखिए, 22 सितंबर 2013 को पेशावर चर्च में धमाका होता है, 85 लोग मारे जाते हैं। ये पाकिस्तान में मसीही बरादरी के खिलाफ सबसे बड़ा और जालिमाना हमला करार दिया जाता है आज तक का। ये इनकी तारीख के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ, सोर्स है इसका डॉन न्यूज़, आप आ जाकर के देख सकते हैं। 29 सितंबर 2013 के सहानी बाजार पेशावर में 42 अफराद को मार दिया जाता है दहशतगर्दी के नतीजे में और 100 अफराद इसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। 27 सितंबर 2013 को सरकारी मुलाजिमीन की बस पर हमला होता है, 19 अफराद को मार दिया जाता है इस हमले के नतीजे में। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन सानहा, APS 140 अफराद इसमें मारे जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की होती है। ये था जनाब 26 जून 2013 के बाद पीसफुल पाकिस्तान मोहतरमा सामिया खान साहिबा का। ये इनकी पेशन गोइयाँ हैं, इनको ज़ुहल ने ये बात बताई थी। अब आगे आप देखिए कि जो इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से पेशन गोई की थी कि 14 अगस्त 2014 को इमरान खान साहब का धरना शुरू हो जाता है, लॉन्ग मार्च आता है, धरने में बदल जाता है। उसके बाद मियाँ साहब की किल्ली खड़काई जाती है और जो पॉलिटिकल हालात आपके सामने आते हैं, ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। और वर्ल्ड बैंक की आप जाकर के 2013 के बाद की रिपोर्ट देखें तो तरक्की की शरह सिर्फ 3.5% बताता है वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के हवाले से। ये इस तरह की पेशन गोइयाँ माजी में करती रही हैं। एक और खबर रसां इदारा द वीकली को इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें ये कहती हैं, और ये बात इन्होंने मजाक रात के एक प्रोग्राम में भी की थी, कि इमरान खान कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि मैंने उनका हाथ भी देखा और उनका जायचा भी देखा, इमरान खान के हाथ में वज़ारत उज़्मा की लकीर ही नहीं है, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो वज़ीर आज़म बने। अच्छा, एक और इंटरव्यू है इनका, उसकी मुख्तसर सी क्लिपिंग में देख रहा था। ये 2021 में बैठ करके कहती हैं कि शेख रशीद साहब का जो सियासी सितारा है वो उरूज पर जाएगा, यानी तकरीबन शेख रशीद साहब वज़ारत उज़्मा के नेड़े नेड़े पहुंचने वाले हैं। दूसरे शेख रशीद साहब उनके स्ट्रॉन्ग है, उनका सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो जो है आने वाले वक्त में ये लोग मंजर से आउट नहीं हो रहे। उसके बाद वो बेचारा 40 दिन के चिल्ले पे चला गया, पता नहीं कौन सी फौजी बैरकों में। उसके बाद वो बाहर आया तो आजकल फार्म हाउस में शायरी कर रहा होता है, वो सियासत में है ही नहीं, निकल गया सियासत से। बिलावल के हवाले से इन्होंने कहा कि उनकी बहन तो बेनज़ीर बन सकती है, लेकिन बिलावल के जायचे के अंदर मुझे
कोई भी प्रॉस्पेरिटी नजर नहीं आती, तरक्की नजर नहीं आती। तो उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा था। बिलावल का देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि बिलावल बहुत लंबा सियासत में स्टे नहीं करेंगे। इनके मैं उनकी फैमिली को भी इसलिए एडवाइस पहले कहती थी कि किसी अपनी लड़की पे आप ज्यादा काम करें। आसफा का सितारा बहुत स्ट्रांग है, फरियाल जी का अपना सितारा बहुत स्ट्रांग है, उनकी बेटी का सितारा बहुत स्ट्रांग है। उनके खानदान से जो कोई फीमेल उठेगी ना, तो वो बहुत आगे जाएगी। वो बेनजीर का कुछ नाम बात जैसे इसने प्रेडिक्शन की, 2 महीने बाद बिलावल पीडीएम की सरकार में वजीर खारजा बन गया और आज तक इस जेली सेटअप का हिस्सा है। यानी कि ये जो भी प्रेडिक्शन करती हैं, इनकी 150 प्रेडिक्शंस में से 1.5 प्रेडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सच के करीब आपको नजर आएगी। ये मैं सिर्फ आपको 15 मिनट की तहकीक बता रहा हूं। पिछले 4 साल से ये इमरान खान की तलाक करवा रही हैं। रोजाना आकर के हर प्रोग्राम में कहती हैं कि इनकी शादी वाला जायचा ठीक नहीं है, इनकी डिवोर्स होने वाली है। और यही बात फैसल वाउडा टीवी पे बैठ करके कहता है कि अगर इमरान खान की डिवोर्स हो जाती है तो इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला हल हो सकता है। मैं आपको मुतअद्दिद वीलॉग्स के अंदर बता चुका हूं कि कौन लोग हैं वो जो इमरान खान की तलाक करवाना चाहते हैं, और इनके जायचे में भी उन्होंने लिख करके इनको दिया है कि इमरान खान की तलाक के ऊपर भी काम करो, आप जायचे में से इसको निकालो। अब अगर हम बात करें, ये जो ज़ोडिक साइंस होते हैं, ये इल्म नजूम होता है, सितारों का हवाल होता है, इसमें हर शख्स के पर्सनल बिलीव्स हैं। इस्लाम तो इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, साइंस इसको मानती नहीं है, कोई साइंटिफिक इसका सबूत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है, उनको एक उम्मीद सी मिलती है इनको देख करके। तो उसको भी अगर हम देखेंगे तो उसकी तो डिटेल एक लंबी है, लेकिन इनका पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़े ही धोखेधड़ी से ये आवाम को लूटती है ना। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या कर रही थी, मैं देख रहा था इनका वीलॉग अपने इस रिसर्च वर्क के अंदर। तो पाकिस्तान में बहुत सारी आवाम ऐसी होती है जिनको अपनी तारीख पैदाइश पता नहीं होती, खास करके जो पहले पैदा हुए 70-80 साल के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, उनको नहीं पता होता हम किस तारीख को पैदा हुए। तो उनको ये कैसे उन पे हाथ डालती हैं, ये उनको कहती हैं कि अगर आपका नाम क्यू और के से शुरू होता है तो आपका जो सितारा है वो जिमिनाई है। अब ये जो बुर्ज हैं, ज़ोडिक साइंस हैं, जो ये 12 हैं, और अंग्रेज़ी के जो हरूफ तहज्जी हैं वो 26 हैं, अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं। तो अब इन्होंने क्या साइंस पकड़ी हुई है, इन्होंने क्या किया है, उन 26 हरूफ को 12 के ऊपर तकसीम कर दिया है। जनाब ये जिमिनाई को 4 दे दिए, 2 इन्होंने बुर्ज सरतान को दे दिए, 4 फलां को दे दिए। अब उसमें ये क्या करती हैं कि जो भी लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे पैदा हुए हैं जिनको अपनी तारीख पैदाइश का नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता हम किस तारीख को पैदा हुए, तो उनको ये कहती हैं कि अगर आपका नाम के या क्यू से बनता है तो आपका सितारा जिमिनाई बनता है। अब बंदा पूछे, अब कयूम खान जो हैं वो पैदा हुए हैं दिसंबर में, उनका सितारा बनता है सेगिटेरियस, ठीक है, जो कि इसको नहीं पता मैं कब पैदा हुआ, ठीक है, उसको तारीख भूल गई अपनी, कयूम चाचा है वो, उसका जिमिनाई कैसे हो सकता है? मतलब है कि उसका सितारा तो वो, उसका सितारा ज़ुकल जो है वो मुश्तरी के पास से गुजर रहा है, ठीक है, तो जिमिनाई वाला तो वो है ही नहीं। तो मतलब तुम कैसे, मतलब ये टोपियां इनकी देखो यार, आप अंदाजा करो। 2 जुड़वा बच्चे एक ही दिन पैदा होते हैं, एक ही वक्त पर पैदा होते हैं, उनका एक ही ज़ोडिक साइन होता है, लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक कामयाब होता है, डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, दूसरा कुछ भी नहीं बन सकता, वो नाकाम हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसे कैंसर हो जाता है। एक ही दिन एक ही वक्त पर दुनिया के अंदर हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, और उन हज़ारों बच्चों की मुख्तलिफ आदत होती हैं, मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके होते हैं, मुख्तलिफ वालिदैन उनको मिलते हैं, ज़िंदगी में मुख्तलिफ माली हालात उनके ऊपर आते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उन तमाम लोगों का एक ही सियारे के साथ मुस्तकबिल जुड़ा हो? इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च मौजूद है, आप इंटरनेट पे जाकर के देख सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके ऊपर हज़ारों लोगों के, जिनके एक किस्म के साइंस थे, उनके ऊपर तहकीकात हुई, उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसको ना साइंस मानती है, ना इसको मज़हब मानता है, ना अक्लमंद आदमी मानता है, लेकिन जर्नैलों ने इनको टीवी पे बिठाया होता है कि तुम आओ और बैठो। और अगर कहीं पर ये इल्म मौजूद भी है, मैं इल्म से बहरहाल मैं इनकारी नहीं हूँ, एक लंबी बहस है कि किस तरह से पुराने दौर के अंदर जादू भी होते थे, ये सारी चीज़ें भी होती थी, लेकिन वो सामे खान जैसे लोग नहीं होते थे यार। उन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी होती थी इन उलूम के लिए, अपना आप फना कर दिया होता था उन्होंने इन उलूम के लिए, और फिर जा कर के उन्हें उस इल्म का कुछ ना कुछ हिस्सा, ये पूरा दिन सुरही पाउडर लगा के मजाक रात में टांग पे टांग रख के गाने सुनती है, ये औरत सारा दिन जर्नैलों की बैरकों में घूमती है, रात को आके पर्चा पकड़ के यूट्यूब पे बताने लगती है कि जनाब कयूम का ये मुस्तकबिल है, हबीब का ये फ्यूचर है, उसका ये माजी है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, इतने साल ये हुकूमत। तो क्या क्या टोपियां करवा रहे हो यार तुम लोग? मतलब झूठ का ये पलंदा, ये औरत जो है, इनकी मुख्तलिफ किस्म की पेशन गोइयां, और आजकल इनको छोड़ा गया है सोशल मीडिया के ऊपर, और तमाम चैनल्स वाले इनको बुला रहे हैं। और यही वाली बात जो इस वक्त ये मौजूदा निज़ाम कर रहा है कि सूबे बनेंगे,
ہم ناکام ہو چکے ہیں, کولیپس کر چکے ہیں, نیا سیٹ اپ ہونا چاہیے. اس سیٹ اپ کے اندر بہت سارے صوبے اور حکومت بھی ایک ایسی کہ وردی میں صدر بھی اس کا ہونا چاہیے, جمہوری نظام فیل. یہی باتیں ان کو اب ستارے بھی بتانے لگے ہیں. جس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ بتانا چاہتی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے. سنی ہوگی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا جیسے یہ حکومت آئی تو سٹاکس چینج اوپر چلی گئی. اس وقت اگر ان کو ٹی وی پہ چھوڑا جاتا ہے تو اس وقت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان پھلے گا, پاکستان پھولے گا, پاکستان ترقی کرے گا. جیسے ہی جرنیل کو پیچھے سے لگتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے, زرداری نہیں بات مان رہا, اس کے بعد جرنیل کا وہ خالد خورشید صاحب کہتے ہیں جرنیل کا پیشاب جو ہے, میرا الفاظ نہیں ہے یہ نقوی صاحب, یہ خالد خورشید نے کہا ہے, میں دوہرا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیس نہ کر دینا. تو جرنیل صاحب کے جو پیشاب ہیں وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کولیپس کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ آتی ہیں تو ان کا زحل مشتری میں گھس جاتا ہے, ان کا مشتری ان کے نیپٹون میں گھس جاتا ہے, سب کچھ اوپر آسمان پہ گولے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں, تباہی مچ جاتی ہے, دنیا خاتمے کی طرف جانے لگتی ہے, اور جمہوری نظام ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہا ہوتا. نیا سیٹ اپ پاکستان کو پھولنے پھالیں. اس طرح کی ٹوپیاں لوگوں کو کب تک کرواؤ گے؟ پاگل سمجھ کے رکھا ہوا ہے تم نے 26 کروڑ عوام کو. سامیہ خان آ کر کے بتائے گی کہ کون سا سیٹ اپ پاکستان کے اندر چلنا چاہیے. کون کہتی ہے جو بھی وزیر اعظم آیا دیکھو اس نے مدت ہی نہیں پوری کی. کون سے وزیر اعظم تھے جنہوں نے اپنے ہسٹری مکمل کی؟ ہمیں وزارت عظمیٰ کی کرسی راس ہی نہیں آتی. مطلب وزیر اعظم کو جو لات مار کے گراتا ہے یہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. غلطی اس کی ہے, کہتی ہے سیٹ اپ ہی ہمیں راس نہیں آیا, لہٰذا ہمیں یہ سیٹ اپ تبدیل کرنا چاہیے. اس طرح کے مسخرے ویلاگ کافی لمبا ہو چکا ہے. اگلے ویلاگ میں آپ سے بات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.